तो बच्चों आज के इस क्लास में हम सभी सॉल्व करने जा रहे हैं हिस्ट्री का ये सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर कह दो, क्वेश्चन पेपर कह दो, या फिर हम बिहार में बोलते हैं इसको मॉडल पेपर। ठीक है, ये 2025 के जो हमारे स्टूडेंट जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है जी, तो इसमें आप देखेंगे कि 100 तो एमसीक्यू होंगे मेरे बच्चे, 100 एमसीक्यू होंगे, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एमसीक्यू को बिहार के बच्चे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, 100 एमसीक्यू होते हैं जिसमें से 50 आपको करने होते हैं और बाकी 38 आपके क्या होते हैं, 38 आपके होते हैं बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि जिसका आंसर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो कुल मिला के 138 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं और समय आप देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको पेपर को करने के लिए दिया जाता है। 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। ठीक है जी, चलिए अब मेरे को पता है कि इसमें बहुत सारे सीबीएसई वाले भी हमारे बच्चे जो होंगे वो जुड़ चुके होंगे, तो भाई आप सभी का भी तहे दिल से स्वागत है इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में। और एक एक करके हम भाई 100 एमसीक्यू आज के इस क्लास में बच्चे, आज के इस क्लास में हम सभी 100 एमसीक्यू जो है हमारे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हमारे जो है उसको हम सभी सॉल्व करने वाले हैं, है ना, एक एक करके। तो आप सभी फटाफट चैट बॉक्स में भी आंसर बताइएगा। यहाँ तो हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में भाई ये पेपर। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में हमारा ये पेपर है, तो आप सभी चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहे और चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस का आंसर बताते रहे। आप अपनी जो तैयारी है उसको और इंप्रूव कर सकते हैं ना भाई। अगर आंसर बताओगे चैट बॉक्स में तो पता लग जाएगा कि आप सही हो या गलत। मेरे बताने से पहले आप सभी चैट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बता देना। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता, है ना। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता है अभिलेख। अब देखो सबसे पहले आप समझो पुरातत्व का मतलब क्या होता है। देखो पुरातत्व का मतलब होता है जिन चीजों को हम खुदाई करके जमीन के नीचे से प्राप्त करते हैं उसको हम पुरातत्व बोलते हैं, है ना। जो भी चीजें हमें जमीन के नीचे से मिलेगी वो क्या है, पुरातत्व है। जैसे कि जो हमारे पुरातात्विक होते हैं, पुरातात्विक जिसको हम बोलते हैं, तो जमीन के खनन करके जमीन के नीचे से बहुत सारे अवशेषों को निकालते हैं और उसे उसका इस्तेमाल इतिहास की रचना में करते हैं, है ना। तो वो पुरातात्विक होते हैं। पुरातत्व का मतलब होता है वही जमीन के नीचे से खुदाई वगैरह करके पुरानी चीजों को ढूंढना और फिर उसका इस्तेमाल इतिहास के निर्माण में करना। तो यहाँ पे पुरातत्व से संबंधित कौन सा चीज नहीं है। देखो अभिलेख की बात करें तो अभिलेख पुरातत्व से ही संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे अभिलेख हमें जमीन के नीचे से भी मिल जाते हैं, है ना। तो इसको हम पुरातत्व के अंतर्गत रखते हैं और ज्यादातर हमें जमीन के नीचे ही दफन मिले हैं। इसके अलावा पुराना मंदिर, कोई भी पुराना मंदिर होगा बाबू, तो पुराना मंदिर हमें कहाँ, पुराने मंदिर के अवशेष हमें जमीन के नीचे से मिलते हैं, तो ये भी पुरातत्व के अंतर्गत आ जाएगा मेरे बच्चे, है ना। इसके अलावा आप साहित्य की बात कर लो, चलो साहित्य आपका एग्जैक्ट सही आंसर आपका साहित्य ही हो जाएगा, क्योंकि साहित्यिक ग्रंथ हमें लिखित रूप में होते हैं, है ना। साहित्यिक ग्रंथ से भी हम जो लिखित रूप में हमारे पास रिटर्न में जो भी चीजें मौजूद है उससे हम इतिहास की रचना तो करते ही करते हैं, लेकिन ये जमीन के नीचे से खुदाई के दौरान नहीं मिलते। ठीक है, जिसको सुरक्षित रखा गया जाता है पुस्तकालय में, लाइब्रेरी वगैरह में इसको सुरक्षित रखा गया, है ना। इसके अलावा सिक्कों की बात करूं तो भाई सिक्के भी पुरातत्व के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये भी जमीन के नीचे से अपने को मिलते हैं, है ना। इसके अवशेष भी जमीन वगैरह के नीचे से ही हमें प्राप्त होता है, तो सिक्के भी आपका पुरातत्व के अंतर्गत ही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप अगर सही आंसर की मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, 2-3 बच्चों ने हमारा सही आंसर बताया है, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी बताया। चलो अगला क्वेश्चन आता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, बनावली, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर सोरतुगई। देखो फटाफट भाई कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। बनावली आप सभी को पता है किस राज्य में बाबू, गुजरात में। ठीक है, बनावली गुजरात में है। कालीबंगन की बात करें या कालीबंगा की बात करें तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है जी, इसके अलावा हड़प्पा की बात करें तो इस समय का पाकिस्तान जो है वहां पे लोकेशन आ जाता है, और अगर हम सोरतुगई की बात करें तो ये अफगानिस्तान में आ जाता है ना। ठीक है, अफगानिस्तान में आ जाता है। चलिए बताइए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा हमारा। हाँ जी, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, बताइए बताइए फटाफट भाई। दो का जतिन भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं, बंसी का ऑप्शन बी, और किसी ने आंसर दिया है।
कालीबंगन राजस्थान। ठीक है, ओके। तो हमारा सही आंसर बच्चे, हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन, जो कि हमारा राजस्थान में है ना जी। और इसके अलावा बनावली, इन दोनों लोकेशन को लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखो, जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, आपको पता है यहाँ पे हमने कालीबंगन बता दिया, लेकिन मिट्टी के हल्के प्रारूप आपसे पूछा जाए कि मिट्टी के बने हुए हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं, कहाँ से प्राप्त हुए, तो बनावली से हमें मिले हैं, है ना। तो ये अगर मिट्टी के हल्के प्रतिरूप हमें से पूछता तो हम बनावली बताते, लेकिन यहाँ पे हमारे को कालीबंगन बताना था क्योंकि जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछा गया था। ठीक है बच्चे, 2 हो गया। आज अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। जो सिंधु निवासी थे, यानी कि जो सिंधुवासी थे, वो इसमें से किस धातु का इस्तेमाल नहीं करते थे। बताओ भाई, फटाफट बताओ सारे बच्चे, इसमें से किस धातु का इस्तेमाल सिंधुवासी नहीं करते थे। सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं, सोने की बात कर लूं, गोल्ड की बात करें, हम चांदी की बात करें, सिल्वर, तांबा वगैरह, इन सब चीजों का इस्तेमाल जो है हमारे सिंधुवासी लोग जो थे वो करते थे, लेकिन लोहे के बारे में जानकारी उनको नहीं थी। देखो, लोहे का जो इस्तेमाल भारतीय इतिहास में शुरू होता है वो 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है। ठीक है जी, 600 ईसा पूर्व के आसपास जो है हमारे लोहे का इस्तेमाल जो है वो भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। इससे पहले लोहे का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ था, है ना। तो लोहे का इस्तेमाल या लोहे का उपयोग सिंधुवासी हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो कितने बच्चों ने आंसर बताया है। हाँ ठीक है, चंचल, जतिन, वंशिका, ठीक है, सबका आंसर ठीक है भाई। डी, ऑप्शन डी बताया आप सबने, सबका ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है भाई। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के लेख में किसको नाविकों का देश कहा गया है ना। आप सभी को पता है कि जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ एक और सभ्यता का विकास होता है, मतलब समकालीन ही हम मानते हैं दोनों को। मेसोपोटामिया की सभ्यता, वैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा प्राचीन है। मेसोपोटामिया सभ्यता का समय काल लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास, इसके जो शुरुआती जो टाइम पीरियड माना जाता है 3200 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, और अगर आप बात करो हड़प्पा सभ्यता का तो इसका हम 2600 ईसा पूर्व के आसपास समय काल मानते हैं ना, 2600 ईसा पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत हम मानते हैं। ठीक है जी, तो मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश किसे कहा गया, दिलुमन को, मगान को, मेलुआ को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फटाफट भाई चैट बॉक्स में सारे बच्चे एक्टिव होंगे और फटाफट आंसर बताएंगे मेरे को, है ना। देखो, दिलुमन की बात करें तो ये बहरीन, बहरीन को दिलुमन के लिए इस्तेमाल किया गया है। बहरीन एक देश भी है ना। ठीक है, मगान की बात करें तो मगान आपका ओमान, ओमान, ठीक है, जो ओमान आपको पता है ये भी पश्चिमी एशिया का एक देश है ओमान, तो ओमान के लिए मगान का इस्तेमाल किया गया था। नाविकों का देश मेसोपोटामिया के लेख में किसे कहा गया, तो मेलुआ को कहा। ठीक है, और मेलुआ कहीं ना कहीं एक हड़प्पाई क्षेत्र के लिए ही प्रयोग किया गया नाम है। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी, जितने बच्चे हमारे ऑप्शन सी बताए हैं उनका सही है, और बाकी कुछ और ऑप्शन बताए हो ना मेरे बाबू, गलत हो गए आप। ठीक है, गलत हो गए आप। क्वेश्चन नंबर, आस्था, वंशिका, ठीक है, रमेश, रमेश ने ऑप्शन डी बताया शायद, है ना। तो इसका जो हमारा चौथे का सही आंसर होगा बच्चे वो मेलुआ हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है बच्चे। ठीक है, आगे आ जाओ मेरे बाबू। सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह थे। चलिए जी, फटाफट बताओ भाई, फटाफट चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ, बताओ कितने चिन्ह थे, 6 थे, 12 थे, 16 थे, या फिर 26 थे। ठीक है, देखो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पाई लिपि से क्वेश्चन आएगा तो अगर संख्या की बात करेंगे तो एक तो हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी, वैसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी को पता है भाई 375 से लेके 400, है ना। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी मेरे बाबू, 375 से लेके 400। लेकिन यहाँ पे सबसे लंबा जो हमें शिलालेख मिला है, शिलालेख अभिलेख ही कह सकते हो आप, है ना। तो सबसे जो लंबा जो शिलालेख अपने को प्राप्त हुआ है उसमें कितने चिन्ह थे, तो हमारे कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। वंशिका 26 बता रही है, रमेश भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं, आस्था 26, ठीक है, चंचल 26, हाँ ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 26। सबसे लंबा जो शिलालेख मिला है ना उसमें 26 चिन्ह है,
लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लिबे में कितने चिन्ह थे, तो 375 से लेके 400 बताओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, गलत करके नहीं आना अपने को, है ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने अपना रिपोर्ट दिया। कनिंघम ने हड़प्पाई मोहर पर अपना रिपोर्ट कब दिया था? ठीक है जी, हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1856 में, 1875 में, 1921 में, या फिर 1922 में? ठीक है जी। अब देखो, आप सभी को पता है कि कनिंघम को, जनरल कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व का सबसे पहला सर्वेक्षण जनरल कहते हैं, या डायरेक्टर जनरल हम बोलते हैं। 1875 में बने थे। ठीक है, 1875 के आसपास से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। और एक अंग्रेज मतलब व्यक्ति होता है जो कि इनको एक हड़प्पाई मोहर देता है और फिर उस पर अपना रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं। तो ये रिपोर्ट उन्होंने कब मतलब दिया था? ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, फटाफट बताइए आप सभी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के साथ बताओ। आस्था ने बता दिया है 1875, वंशिका ने ऑप्शन बी बताया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, रमेश ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1875। ठीक है जी, 1875 में इन्होंने क्या किया था, कनिंघम ने अपना रिपोर्ट हड़प्पाई मोहर पर अपना रिपोर्ट दिया था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ बाबू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं लगभग कम है, बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन भाई ये फर्स्ट लाइव सेशन है इस चैनल पे, और मेरे को पता है कि आज मैं 5-6 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे लाइव सेशन में, पर एक समय ऐसा आएगा जब हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे इस चैनल पे। इतना भरोसा मेरे को है, और अगर मैं इस चैनल को शुरू किया हूं तो यहाँ पे मैं बना रहूंगा, है ना। डट के काम करूंगा, बिल्कुल जम के काम करूंगा। और मेरे को पता है कि अभी जो ये 5-6 बच्चे दिख रहे हैं, एक समय पे 500-1000 बच्चे इस चैनल पे दिखेंगे एक साथ लाइव पढ़ते हुए, है ना। तो वो भी समय जरूर आएगा, अभी 6 है कोई बात नहीं, पर जैसे मेरा जो तरीका है, मेरा जो अंदाज है, उसको मैं बरकरार रखूंगा, चाहे 5 बच्चे हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 1000 बच्चे हो, चाहे 5000 हो, चाहे लाख हो, है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, राजगाह या राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है जी, राजगाह या राजगीर जो कि इस समय कहाँ है भाई, हम मतलब किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ठीक है, बिहार, या राजगीर, राजगीर बोल दो, है ना, या राजगृह बोल दो, इस नाम से भी हम जानते हैं इसको। तो इसकी राजधानी क्या थी, मतलब किसकी राजधानी थी? ठीक है, किस महाजनपद की राजधानी, किस महाजनपद की राजधानी थी भाई राजगाह? ठीक है, कौशल की, पांचाल की, गांधार की, या फिर मगध की? ठीक है, तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, सारे बच्चे मैं देख रहा हूं भाई चैट बॉक्स में सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, और 7 का डी बता रहे हैं, तो एकदम भाई ठीक है, हमारा ऑप्शन डी एकदम सही है ना। मगध की राजधानी थी। ठीक है बाबू, मगध की, लेकिन लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास राजधानी को शिफ्ट कर दिया जाता है ना। 400 ईसा पूर्व के आसपास राजधानी को कहां शिफ्ट कर दिया जाता है? पाटलिपुत्र में। उससे पहले राजगीर, राजगाह या राजगीर जिसको हम बोलते हैं, ये मगध की राजधानी थी मेरे बाबू। ठीक है, आसान है सबको। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते। देखो यार, मैंने बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जो कि आर्ट्स के बच्चों के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, और पेपर वगैरह भी सॉल्व करवा रखा है, लेकिन बस वो क्या करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, जो सही ऑप्शन है वो पढ़ा और निकल गए, समझाने का काम बिल्कुल नहीं करते। पर बाबू, इस चैनल पे क्या होगा कि आपको उस क्वेश्चन के आसपास की चीजें, आसपास का कंटेंट भी आपको मैं समझाऊंगा। ये नहीं कि बस मैंने क्वेश्चन पढ़ा और निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, सही आंसर बताया और निकल गया, वो तो भाई मैं किसी एक पेज पे यहाँ पे सामने लिख के रख लेता ऐसे करके, है ना, और उसमें से देख देख के आंसर बता के चला जाता। ऐसे अगर मेरे को नहीं आ रहा होता, तो कॉन्सेप्ट को समझाने अगर नहीं आ रहा होता तो मैं ऐसे ही करता। लेकिन मेरे को 5 साल का भाई टीचिंग एक्सपीरियंस है, 5 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात कर लूं, या फिर आरबीएससी की बात कर लूं, मतलब मेन हमारे जो ज्यादातर मेन चैनल पे जो बच्चे हैं, आपको पता है सीबीएसई आरबीएससी के बच्चे हैं, है ना, हरियाणा बोर्ड के हैं, उत्तराखंड बोर्ड के हैं, बिहार यूपी के कम है। पर धीरे धीरे भाई इस चैनल पे अब शुरू हो गए हम, तो यहाँ भी यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चे आएंगे और जम के तबाही मचाएंगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? बहुत आसान क्वेश्चन। अब अर्थशास्त्र मतलब जो सब्जेक्ट हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं ना भाई, इकोनॉमिक्स जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसकी बात नहीं हो रही है, ये एक हिस्टोरिकल कहीं ना कहीं बुक कह दो, वो है ना, ऐतिहासिक किताब है, जिसमें भारत की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था का, मौर्य काल खास करके आपको पता है कि अर्थशास्त्र को लिखा गया था मौर्य काल में, है ना जी, मौर्य काल। तो मौर्य काल के जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है इसमें, है ना।
किस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया जाता था, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। तो इसको किसने लिखा है? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौटिल्य। कौटिल्य को और किस नाम से जानते हैं मेरे बाबू? कौटिल्य को आप लोग और क्या बोलते हो? चाणक्य, है ना, चाणक्य बोल दो, या फिर इनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त। ठीक है जी। इनका जन्म हुआ पाटलिपुत्र पटना में, है ना, पाटलिपुत्र पटना में जन्म हुआ। ठीक है। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करके शिक्षा, मतलब गुरु थे, टीचर थे, तो टीचिंग करने के लिए तक्षशिला चले गए। ठीक है जी। तक्षशिला चले गए, जो कि इस समय कहां है? तक्षशिला पाकिस्तान में है। ठीक है जी, पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में तक्षशिला जो थी वो गांधार जो है हमारा, गांधार एक महाजनपद था। महाजनपद, गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है जी। तो तक्षशिला जो है वो गांधार की राजधानी थी, और यहीं पे हमारे जो विष्णुगुप्त थे, चाणक्य जी जो थे, वो ज्ञान का प्रसार प्रसार कर रहे थे, मतलब टीचिंग का काम कर रहे थे, है ना। धनानंद से पंगा होता है इनका, धनानंद उनको धक्का उक्का मार के भगा देता है भाई, फिर पिनक जाते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक मतलब निम्न कुल का बालक होता है, निम्न कुल का बच्चा, उसको भारत का महान शासक बना के धनानंद की वाट लगा के मौर्य वंश की स्थापना करवा देते हैं, है ना। देखो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? कौन बने बताओ? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल 1944 में कौन बने थे? जॉन मार्शल, R.E.M. व्हीलर, कनिंगम, S.R. राव। ठीक है। जॉन मार्शल के बारे में सबको पता है, 1920 के आसपास, है ना। 24 में इन्होंने सिंधु घाटी की खोज की घोषणा पूरी दुनिया के सामने की थी। ठीक है। और कनिंगम के बारे में भी हमने पहले ही बात कर लिया, कनिंगम के बारे में, तो अब दोबारा बात करने की जरूरत अपने को नहीं है। ठीक है जी। तो बताओ भाई, आप लोग बताओ, फटाफट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आस्था ने 9 का बताया है, ऑप्शन बी। ठीक है आस्था, बहुत बढ़िया, शाबाश। और कौन कौन है? वंशिका चंचल ने भी बी बताया है, वंशिका का भी ऑप्शन बी है ना। ठीक है। और भाई लोग क्या है हमारे? जतिन कुमार ऑप्शन सी बता रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन का बाबू सही आंसर हो जाएगा R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर 1944 में बने थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। 1948 तक ये रहते हैं, है ना जी। और फिर उसके बाद इनका रिटायरमेंट हो जाता है, हटा दिया गया होगा। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। देखो पहले क्या होता था, बिहार बोर्ड की मैं बात करूं तो बिहार बोर्ड में पहले ना एनसीईआरटी से बाहर बहुत क्वेश्चन आता था, लगभग 70% चीजें एनसीईआरटी से बाहर से आता था। लेकिन पिछले 1-2 साल से क्या हो रहा है, मैं भी अभी पेपर वगैरह देखता हूँ बिहार बोर्ड का, तो वहां पे मैं देखता हूँ कि लगभग 90 से 95%, है ना, 90 से 95% चीजें अब एनसीईआरटी से ही आने लग रहा है। ठीक है जी, एनसीईआरटी से आने लग रहा है। तो मेरे बिहार बोर्ड वाले जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे इस चैनल से, तो रिक्वेस्ट उनसे ही है कि भाई एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लो। तुम 95 से ऊपर 100 आउट ऑफ 100 आराम से ले आओगे अगर एनसीईआरटी को आप कर लेते हो तो। और एनसीईआरटी को करने के लिए आपको हमारे मेन चैनल पे जाना होगा। मेन चैनल पे आपको पता है सारे एनिमेशन के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पूरा सिलेबस आपको करवाया हुआ है मैंने, है ना। पूरा ये सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? देखो अशोक के बारे में आप सभी जानते हैं, सम्राट अशोक की हम बात कर रहे हैं, है ना। सम्राट अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सम्राट अशोक की बात करें, कलिंग का युद्ध हुआ था भाई, है ना। कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग जो है उड़ीसा में, आप सभी को पता है, उड़ीसा। ठीक है, कलिंग उड़ीसा में है। यहाँ पे कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व के आसपास, है ना, लगभग 261-62 ईसा पूर्व के आसपास एक कलिंग युद्ध होता है। कलिंग के युद्ध के बाद आपको पता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। शांति के प्रचार, पहले इससे पहले चंड अशोक के नाम से जाना जाता था, मतलब जहां जाता मारकाट मचा देता, महिला बच्चे जो भी है बूढ़े सबको मरवा देता वो। लेकिन फिर कलिंग के युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपने आप को समर्पित कर दिया। और फिर उसने धम्म महामात्र, शांति के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, है ना। उसने अपना एक धम्म स्टार्ट किया था, उसके प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अधिकारी होते थे धम्म महामात्र, अधिकारी होते थे। इनका काम था अशोक के धम्म का प्रचार करना, एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम के, है ना। तो ये सम्राट अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। सबको समझ में आया बच्चे? आगे आओ, आगे आओ। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ठीक है जी, प्रयाग आपको पता है जगह का नाम है। प्रशस्ति जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है। अगर आप मेरी प्रशंसा में कुछ लिख दोगे कि रोशन भैया बहुत मस्त पढ़ाते हैं,
रोशन भैया का पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है ना, रोशन भैया एक एक चीज एकदम ऐसा समझा देते हैं कि सब कुछ हमारे खोपड़ी में घुस जाता है डायरेक्ट। तो ये अगर आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, प्रशस्ति हो जाएगा, है ना। मतलब प्रशस्ति किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है। और प्रयाग एक जगह का नाम है, इसको हम इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, है ना। प्रयागराज जो है उसको इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम इलाहाबाद स्तंभ भी कह देते हैं, है ना। प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है बच्चे, इलाहाबाद स्तंभ, है ना। इसको लिखा किसने, इसकी रचना किसने की है, चैट बॉक्स में फटाफट बताओ भाई। 11 का आस्था ने ये बताया है, वंशिका ने ये बताया है, और जतिन भाई ने भी ये बताया है ना। 4-5 बच्चे हैं जो कि लगातार चैट बॉक्स में एक्टिव है, और बाकियों का पता नहीं भाई, ठीक है। लगभग 8-10 बच्चे हैं इस लाइव सेशन में अभी जुड़े हुए, कोई बात नहीं। तो लेकिन बताओ सारे बच्चे आंसर भाई, आंसर सारे बच्चे बताओ, ठीक है। हाँ देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हरिसेन, है ना। हरिसेन जो था, आप सभी को पता है, हमारे जो गुप्त वंश के सबसे पावरफुल शासक, जिनको नेपोलियन की उपाधि भी दी गई है, भारत का नेपोलियन जिनको कहा गया है वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किया था। तो हरिसेन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार है, ठीक है जी। आगे आ जाओ। तमिल संगम साहित्य में अणिमयी किसे कहा गया है ना। जो तमिल संगम साहित्य है, ठीक है। तमिल जो आप तमिल, आपको पता है तमिलकम क्षेत्र, तमिलकम क्षेत्र किसको बोलते हैं, है ना। जो हमारा तमिलकम क्षेत्र है इस समय का हमारा केरल, केरल के साथ साथ तमिलनाडु, है ना, इसके साथ साथ आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। एपी लिख देता शॉर्ट में, आंध्र प्रदेश। इन तीनों ही राज्यों को मिला के प्राचीन समय में इसको हम तमिलकम क्षेत्र के नाम से जानते थे। और इन का इतिहास, तमिलकम क्षेत्र के बारे में जानने का एक मुख्य स्रोत था तमिल संगम साहित्य, जो कि तमिल भाषा में लिखा गया था। अब क्वेश्चन ये है कि अणिमयी, अणिमयी किसे कहा जाता था इसमें से, ठीक है जी। हलवाह को कहा जाता था, किसान को कहा जाता था, दास को कहा जाता था, या फिर बड़े जमींदारों को कहा जाता था। देखो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 12 का भाई। क्वेश्चन नंबर के साथ बताओ, चैट बॉक्स में अगर आप आंसर बता रहे हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ बताओ, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दास, है ना। अणिमयी किसको कहा जाता था, दासों को कहा जाता था तमिल संगम साहित्य में, ठीक है बच्चे। आगे आ जाओ, आगे। पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं भाई गहपति, दास को, हलवाह को, या फिर किसान को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। गहपति किसे कहा जाता है पाली भाषा में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसान, मेरे बच्चे ऑप्शन सी किसान, है ना। वैसे तो गहपति को घर का मुखिया भी कह सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे पाली भाषा में पूछा गया है ना। तो पाली भाषा में गहपति किसको कहा जाता है, किसानों को कहा जाता है गहपति, ठीक है जी। प्राचीन काल में आपको पता है मुख्य भाषा जो होती थी प्राकृत, पाली, संस्कृत, है ना जी, ये सारी भाषाएं हुआ करती थी, ठीक है। आगे आ जाओ। यहां पे पूछा गया है समुद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था, समुद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है जी। तो समुद्रगुप्त के अगर शासनकाल की बात करोगे, ये है 375 से लेके 415, है ना। लगभग लगभग 40 साल तक इसने शासन किया था। 25 और 15 कितने हो जाएंगे बाबू, 40, 40 साल तक शासन किया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था मेरे बच्चे, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त। ये गुप्त वंश का संस्थापक, मतलब स्टार्टिंग इसी ने किया था, गुप्त वंश की शुरुआत इसी ने की थी। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का, है ना। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, है ना। देखो चंद्रगुप्त मौर्य अगर लगा होगा तो मौर्य वंश का संस्थापक है, लेकिन यहाँ पे गुप्त अगर लगा है तो गुप्त वंश का संस्थापक है, ठीक है। बस मौर्य और गुप्त इससे पहचान करना है आप लोगों को, ठीक है जी। तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त नाम का 2 शासक है, इसीलिए चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से उनको हम जानते हैं। और मौर्य वंश का संस्थापक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। अरे बात समझ में सबको, ओके, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरे बच्चे। आगे आ जाओ। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, प्रभावती गुप्त आपको पता है ये पहली महिला थी भारतीय इतिहास में, एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसी महिला जिसने क्या किया था, भूमिदान किया था, है ना। महिला होते हुए भी भूमिदान किया था, है ना। इसका जो विवाह है आपको पता है वाकाटक, वाकाटक
नरेश रुद्रसेन, है ना, रुद्रसेन के साथ इसका विवाह होता है और उसके बाद शादी के कुछ समय बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है ना। तो इसने क्या किया, उसके पूरे राजपाट को संभाला और भूमिदान वगैरह किया। और प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। एक बच्चा ऑप्शन ए बोल रहा था, क्या नाम है, चाहत, चाहत भाई साहब क्या बोल रहे हो आप, ऑप्शन ए बोला आपने। बाबू थोड़ा सा सही से आंसर दीजिए, है ना, सोच समझ के। वैसे आंसर आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि चैट बॉक्स में कम से कम आप आंसर डाल रहे हैं, अच्छी बात है ये, लेकिन थोड़ा सा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें जो आपने पढ़ा है अभी तक, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। लगभग लगभग आज क्या तारीख हो गया, आज क्या तारीख है, 8 फैब को आप लोगों का बिहार बोर्ड में 8 फैब को हिस्ट्री का एग्जाम है ना। तो अभी तक आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए। अगर नहीं कर पा रहे तो भाई देखो, मैं जो तरीका आपको बताया हूँ, एनसीईआरटी को कवर करे, है ना, उसके बाद जो हम करवा रहे हैं आपके लिए मॉडल पेपर, पीवाईक्यू करवाएंगे, है ना, ये सारी चीजों को आप अच्छे से कर लेते हैं तो भी आप 90 प्लस तक जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक शर्त मैं रखूंगा आप सभी के लिए, एक शर्त यही है कि आपको एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। बिहार यूपी के बच्चों को मैं देखता हूँ कि बस रट्टा मारते हैं, वो रट्टा मार लिया, कहीं इधर से 100 एमसीक्यू मिल गया, उधर से 500 एमसीक्यू मिल गया, रट ली और काम हो गया। तो रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डीप जाए, एनसीईआरटी को पढ़े, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझे, और उसके लिए हमारे रोशन सा स्टडी पॉइंट का जो मेन चैनल है वहां पे जाए और एनसीईआरटी को चाट जाए। आगे आ जाओ, देखो प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, कर लिया हमने ना। चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया था, है ना। चीन से आपको पता है, चीन से 2 यात्री जो है ना, चीन से 2 यात्री भारत में यात्रा करने आए थे, ठीक है, प्राचीन काल में। एक है फाहियान, फाहियान, है ना, फाहियान की हम बात करें यहाँ पे। एक है श्वेतसांग या हेनसांग जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, हेनसांग भी बोल देते हैं हम लोग इसको, हेनसांग, है ना। श्वेत फाहियान और श्वेतसांग या फिर हेनसांग आप बोल दो, ये दोनों आए थे। फाहियान की बात करें बच्चे, फाहियान आया था 5वीं सदी में, ठीक है, 5वीं सदी में या 5वीं शताब्दी, शताब्दी की बात है। और ये आया था 7वीं सदी में, हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन जब भारत का राजा था, फेमस राजा हर्षवर्धन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, ठीक है, जिस बाणभट्ट जो उनके राजकवि थे, तो उस समय आया था ये। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं शताब्दी ईसा, अरे ईसा पूर्व दे रखा है भाई हर जगह, देखो ये ईसा पूर्व, फाहियान, श्वेतसांग, ईसा पूर्व नहीं होगा बच्चे, ईसवी होगा मेरे हिसाब से तो भाई, ईसवी होगा भाई, 5वीं शताब्दी ईसवी होना चाहिए, ठीक है, ईसा पूर्व नहीं होगा। ठीक है, 5वीं, देखो ईसा पूर्व नहीं होगा यार, ईसवी होगा, ठीक है, ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी है ना। तो यहाँ पे 5वीं शताब्दी ईसवी होना चाहिए था, ईसवी, अगर ईसवी होता तो हम ये लगा के चलते भाई। तो एक फॉल्ट है भाई, क्वेश्चन में फॉल्ट है, ठीक है जी, इस क्वेश्चन में फॉल्ट है। 5वीं शताब्दी ईसवी है, ईसा पूर्व नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सीबीएसई के लिए पूरे 100% यूजफुल क्लास है, आप क्वेश्चंस वगैरह मिला सकते हैं, क्वेश्चन में मिलाने के बाद आपको क्या समझ में आता है। सीबीएसई के लिए भी 100% यूजफुल है ये वीडियो, ये लाइव सेशन, है ना। लेकिन इसका मैंने बोला ना 5वीं शताब्दी ईसवी होगा बाबू सही आंसर, ठीक है, ठीक है सबको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चीन के महान दार्शनिक कौन थे, चीन के महान दार्शनिक इनमें से कौन है भाई, जरथुस्त्र है, कन्फ्यूशियस है, सुकरात है, अरस्तु है। देखो जरथुस्त्र की बात करूं तो आप सभी को पता है ईरान से है ना, कहां से, ईरान से, है ना। और जरथुस्त्र को ही जो फारसी धर्म है, फारसी धर्म, उसका संस्थापक किसको माना जाता है, जरथुस्त्र को ही माना जाता है ना। इसके अलावा सुकरात की बात करें, सुकरात कहां से थे, यूनान से, है ना, यूनान। अरस्तु की बात करें, ये भी कहां से थे, यूनान से थे, है ना। तो बच गए आखिर में हमारे ऑप्शन बी, कन्फ्यूशियस जो है वो कहां से थे, चाइना से। चाइना के महान दार्शनिकों में से एक माना जाता है कन्फ्यूशियस को, इनके विचारों को आज भी लोग वहां पे फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो कन्फ्यूशियस आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
कन्फ्यूशियन, है ना, ठीक है। 18 का देखते हैं बच्चे, 18 क्या है हमारा, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है। ऋग्वेद में मतलब किस देवता की आराधना पद्धति वगैरह का या उनके नाम का जिक्र किया गया है ना, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन है अग्नि, अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव, इनमें से सभी, ठीक है जी। तो ये आपका जो सही आंसर होगा बच्चे, आस्था, वंशिका, चंचल, और कौन है भाई, प्रिया राजपूत, नीतू, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, है ना। ये सारी जो तीनों ही देवता है, इंद्र, अग्नि, सोम, इनकी आराधना होती थी भाई, मतलब इनकी स्तुति का वर्णन किया गया है एक तरीके से आपका ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद हो गया। अगला देखो 19वां क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। ऊपर ही बता दिया मैंने सबको, सबको ऊपर ही बता दिया था भाई, तक्षशिला के बारे में ऊपर ही मैंने बता दिया था। तो जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए उनको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। कंबोज, गांधार, सुरसेन या फिर पांचाल, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा, गांधार, है ना। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। हमारे जो चाणक्य जो थे वो यहीं पे मतलब पढ़ाते थे, ठीक है। आगे आ जाओ, 20वां क्वेश्चन देखो, योधे गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे। योधे गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन दे रखा है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे, फटाफट बताइए चैट बॉक्स में, फटाफट बताइए। आस्था 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया हो, 20 आ गया, 20 का बताओ, 20 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा, है ना। जो योधे आपके हैं, योधे राजाओं की अगर हम बात करें तो बाबू इनका संबंध था पंजाब, ठीक है, पंजाब और हरियाणा से, ठीक है, पंजाब और हरियाणा से थे, ठीक है ना, पंजाब हरियाणा से थे। और इन्होंने तांबे के सिक्के बहुत ज्यादा संख्या में ढाले थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तांबा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, अशोक के ब्राह्मणी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था। आपको पता है कि सबसे पहले भारत में जो शिलालेख या अभिलेख लिखवाने शुरू किए थे वो सम्राट अशोक ने, है ना जी। अभिलेख सबसे पहले किसने लिखवाए थे, सम्राट अशोक ने। किस लिपि में लिखे गए थे, खरोष्टी और ब्राह्मणी, है ना जी, ब्राह्मणी और खरोष्टी में लिखे गए थे। तो ब्राह्मणी लिपि का अर्थ सर्वप्रथम किसने, जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था, ठीक है जी। किसने निकाला था ये पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। डेट भी आपको पता होना चाहिए, समय काल पता होना चाहिए, 1838, ठीक है, 1838, हाँ 1838। जो एनसीईआरटी कहता है 1838 कहता है बच्चे, गूगल पे करोगे सर्च 1837 दिखाएगा, एनसीईआरटी 1838 कहता है। तो इसी को हम सही मान के चलेंगे, 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला था। अच्छा 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रादमन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है ना। मतलब यहाँ पे आपका रुद्रादमन, आपको पता है रुद्रादमन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ये बात सबको पता है। और इसका जो अभिलेख है, रुद्रादमन का जो शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। संस्कृत भाषा में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले जो हमारे रुद्रादमन जो है शक वंश का राजा था, उसका शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया बाबू, ठीक है। आगे आ जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन भाई। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, एक एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा मेरे को, है ना। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, इससे हलवा क्वेश्चन क्या हो सकता है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बताओ जी बताओ, बताओ जी बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सारे बच्चे बता देंगे, है ना। सारे बच्चे बता दो भाई, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो। इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, है ना जी। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भाई, सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में, है ना। जन्म का काल क्या है, समय काल क्या है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जन्म, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, ठीक है जी, 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर में, है ना, कुशीनगर में, ठीक है जी। आगे आ जाओ, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, आप सभी को पता है, बौद्ध गया में काफी समय तक उन्होंने ध्यान लगाया था, है ना। ध्यान लगाने के बाद उनको बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सांची स्तूप की खोज कब हुई,
सांची स्तूप की खोज कब हुई? सांची की स्तूप की खोज कब हुई? 1774, 1784, 1818, 1854। देखो सही आंसर हो जाएगा 1818। सांची की स्तूप की खोज कब हुई? 1818 में। और एक बात और देखो मेरे दोस्त, अगर अमरावती की स्तूप की खोज की बात की जाए, ठीक है, अमरावती की स्तूप की खोज की बात की जाए तो 1796, है ना, 1796 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, ईस्वी की, ठीक है। 1796 में हुई थी अमरावती की स्तूप की खोज, और सांची की स्तूप की खोज 1818 में, ठीक है। आगे आ जाओ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, आपको पता है कि जो जैन धर्म है उसमें 24 टोटल तीर्थंकर हुए हैं, और अंतिम और 24वें तीर्थंकर हमारे कौन थे? हमारे महावीर स्वामी है ना, महावीर जैन जिनको हम बोल देते हैं, वो थी। देखो महावीर जैन से पहले की अगर हम बात करें तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है, चल लगा देते हैं पार्श्वनाथ, है ना। और इसके अलावा पहले जैन धर्म के अगर हम संस्थापक, तो वैसे तो महावीर जैन को ही माना जाता है, लेकिन जो पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव जो थे पहले नंबर के थे भाई, सबसे पहले थे ऋषभ देव, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें 23वें नंबर के हमारे पार्श्वनाथ हो गए, और सबसे लास्ट हमारे महावीर स्वामी हो गए, है ना। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। और एक्स्ट्रा चीजें भी हम करते हुए चल रहे हैं, ताकि 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 माइक कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए माइक को भी हम चार्ज में लगा देते हैं, दूसरे वाले माइक को, है ना जी। माइक अगर बंद हो जाए तो फिर क्लास हमारी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। माइक बंद हो जाए तो भाई सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता देना कि भैया आवाज नहीं आ रही है, अगर, क्योंकि कभी भी माइक बंद हो सकता है, भुक भाक होने लगा है। हाँ, चलिए जी, चलिए आओ देखें। ये हो गया हमारा 26वां क्वेश्चन, है ना जी। अब हम करेंगे 27वां क्वेश्चन। देखो बच्चे 27वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 27वां क्वेश्चन बोलने लग रहा है, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी भाई अल बिरूनी के द्वारा? आपको पता है 11वीं सदी में अल बिरूनी जो है वो भारत में यात्रा करने आया था, और किताब उल हिंद की रचना की थी। ये लिखा था अरबी भाषा में, ठीक है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, अरबी भाषा, ठीक है बच्चे। आगे आ जाओ, 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? अब देखो दूसरा यात्री जो भारत में, जो आप यात्रियों के नजरिए वाला चैप्टर पढ़ते हो, तो पहला अल बिरूनी के बारे में पढ़ते हो, दूसरा आप इब्न बतूता के बारे में पढ़ते हो, और तीसरा आप फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। तो ये 14वीं सदी में भारत आया था, है ना। 14वीं सदी में भारत आया था भाई इब्न बतूता यात्रा करने, और ये जब आया था तब दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था बाबू? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पे नियुक्त किया था इसको, ठीक है जी। मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पे नियुक्त किया था। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस लाइव सेशन को शेयर किया है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इस लाइव सेशन को शेयर किया है? लगभग अभी 13-14 बच्चे हैं अभी इस लाइव सेशन में। तो एक बार बता दो भाई फटाफट कि शेयर की हो कि नहीं। इस लाइव सेशन को आप लोगों ने शेयर किया है, वास्तव में सच्चाई बताना भाई, और लाइक लाइक भी कर दियो ना। अरे एक बार भाई अपना अपना ना बोर्ड बता दो, आप किस बोर्ड के स्टूडेंट हो, किस बोर्ड के स्टूडेंट हो, एक बार बता दो कि भाई मुझे पता लग जाएगा, तो मतलब और सही रहेगा मेरे लिए। किस बोर्ड के स्टूडेंट है आप सभी? सर हिस्ट्री का महामैराथन, मैराथन कब शुरू होगा? भाई अगले हफ्ते से प्लान है करवाने का। नीतू ने पूछा है, ठीक है नीतू, अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। एक बार आप अपना बोर्ड बता दो भाई, किस बोर्ड के स्टूडेंट हो आप, बता दो एक बार। आरबीएससी, प्रिया राजपूत आरबीएससी, नीतू आरबीएससी, राजस्थान से भी है बच्चे, सीबीएसई वाले भी है, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है। अरे बिहार बोर्ड का पेपर करवा रहा हूँ, बिहार बोर्ड वाले नहीं है क्या यहाँ पे? दिल्ली, सीबीएसई, राजस्थान, राजस्थान, एचबीएससी, ठीक है चलो कोई नहीं। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। आ जाओ जी, 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां क्वेश्चन कहता है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर भाई किसने लिखा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा
फ्रांसिस वर्नियर, फ्रांसवा वर्नियर होगा वैसे, फ्रांसिस वर्नियर दे दिया यहाँ पे, ठीक है, फ्रांसवा वर्नियर है ना। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के जो रचनाकार थे वो फ्रांसवा वर्नियर थे। आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है बच्चे। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया, ठीक है। इसमें से एक यूरोपीय यात्री था, यूरोप का यात्री था, जो कि भारत में आया, मुगल काल में आया था, हिंट भी दे देता हूं, मुगल काल में आया था और फिर हमेशा के लिए भारत में ही बस गया था वो, ठीक है। कौन है भाई, फटाफट बताओ एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 30 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या सही आंसर होगा हमारा। हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुची, ठीक है। मनुची की बात करें, इटली से आया था, है ना, इटली से आया था और 17वीं सदी में आया था ये भी, और फिर भारत में ही रह गया था। ये मुगल काल में आया था, मुगल काल के दौरान की बात है, आया और भारत में ही रह गया था, ठीक है। तो मनुची आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप है ना। पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ को हम किस देवता के रूप मानते हैं भाई। तो जगन्नाथ देवता की आराधना आपको पता है पूरी उड़ीसा में होती है, जिनको हम विष्णु देव का ही रूप मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, विष्णु, ठीक है जी, विष्णु भगवान का ही रूप माना जाता है। अगला आ जाओ, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है। देखो तांत्रिक पूजा पद्धति जिसमें तंत्र मंत्र से पूजा होगी, बलि वगैरह दी जाती है ना। तंत्र मंत्र आपको पता है ना, वो महिलाओं के ऊपर चढ़ जाता है और फिर होने लग जाता है, समझ रहे हो, तो वो सब देखा ही होगा आप लोगों ने। तो ये तांत्रिक पूजा पद्धति में देवियों की आराधना होती है, ज्यादातर देवी, जैसे काली माता, हमारी काली माता का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, है ना। बलि भी काली माता, दुर्गा माता, इनको दी जाती है। तो तांत्रिक पूजा पद्धति में हमारे जो जितनी भी देवियां ज्यादातर, उनकी जो पूजा पद्धति है वो तांत्रिक पूजा पद्धति में आ जाता है, ठीक है बच्चे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी अलवार संत थी। अलवार संत, अलवार आपको पता है कर्नाटक में, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु में, है ना, जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था तो अलवार और नैनार संतों ने शुरू किया था। और नैनार की बात करें, नैनार जो थे शिव के भक्त थे, है ना, और अलवार जो थे आप सभी को पता है ये विष्णु के भक्त थे, ठीक है जी, विष्णु के भक्त थे, है ना। तो इसमें से अलवार संत कौन है, उसकी स्त्री अलवार संत, है ना, स्त्री अलवार संत की पहचान करनी है। तो आपको पता है कि यह है अंडाल, है ना, अंडाल, अंडाल जो थी वो अलवार संत थी, स्त्री अलवार संत थी। करेक्टाल अम्मैयार की बात करो बाबू, ये नैनार संत थी, है ना। सुंदरार और अपार की बात कर लो तो ये भी कहीं ना कहीं नैनार संत ही थी। अंडाल आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, 34वें क्वेश्चन की बात कर लेते बाबू। 34वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों की रचना है। नैनार संतों की रचना आपको बतानी है, ठीक है, नैनार संतों की रचना कौन सी है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है नलाइरा दिव्य प्रबंधम। देखो नलाइरा दिव्य प्रबंधम हमें पता है कि इसको अलवार संतों ने, एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे तो आप सभी को पता है कि इसको लिखा है हमारे अलवार संतों ने, है ना, ठीक है, अलवार संतों ने। तवरम की बात करें तो तवरम जो है इसको आप कह सकते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तौरम, है ना। तौरम जो है नैनार संतों की रचना है, और जो भी नैनार संत थे उनकी रचना, जितनी भी उनकी कविता वगैरह थी या जो उनके भजन थे उनको, या उनके जो उपदेश थे उसको तौरम में ही रचित किया गया है, रचना रखा गया है। और चोल शासकों ने इसमें इनकी मदद भी की थी, है ना। तो आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिक कहा जाता है। ताजिक, ताजिक हम किन मुसलमानों को कहते हैं, कौन से देश से जो मुसलमान आए उनको हम ताजिक कहते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखो नाम से ही ताजिक, यानी कि जो ताजिकिस्तान से आए थे उनको ताजिक कहा जाता था, जो तुर्की से आए थे उनको तुरुस्क कहा जाता था, है ना। तो जगह के नाम से ही कहीं ना कहीं हिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, हिंट मिल जाएगा। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशरिक कहा जाता है, ठीक है। ये उपाधि एक तरीके से उपाधि थी, इनमें से किसको एक उपाधि दी गई थी, सुल्तान उल मशरिक। सुल्तान उल मशरिक का मतलब होता है शेखों में सुल्तान, है ना, जो शेखों में सुल्तान हो, शेखों का सुल्तान एक तरीके से ऐसे समझ लो। तो किसे कहा गया था, ये उपाधि किसको दिया गया था, निजामुद्दीन औलिया को दिया गया था। कई बार इनके जो भक्त लोग थे, इनके जो फॉलोवर थे, शेख निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशरिक कह के पुकारते थे, ये उपाधि इनको दी रखी थी, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, खालसा पंथ के 5 प्रतीक का वर्णन कीजिए। खालसा पंथ के 5 प्रतीक का वर्णन किसने किया है ना, एक क्वेश्चन पूछता है
कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया है। ठीक है, किसने किया है भाई? तो 5 प्रतीक आपको पता है, जो आखिरी गुरु थे सिखों के, जो आखिरी गुरु है, मतलब 10 आखिरी गुरु कह रहा हूं, 10वें गुरु, ठीक है, 10 गुरु में से जो आखिरी है वो है गुरु गोविंद सिंह जी, है ना। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की नींव डाली थी। 5 प्रतीक जो दिए थे, बिना कटे हुए केस रखना, कंघा कड़ा, है ना, और कच्छ, ये सारे 5 जो प्रतीक है वो किसने दिया था? आपके गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रतीक का वर्णन किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आ जाओ। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए? गुरु नानक देव ने अपने बाद किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था बाबू? तो गुरु नानक देव जी की अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव जी ने अपने बाद जो उत्तराधिकारी बनाया था वो गुरु अंगद देव को बनाया था, है ना जी, गुरु अंगद देव। ठीक है, गुरु अंगद देव, है ना। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसमें। आ जाओ अगला देखो, 39वां देखो, 39 क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? देखो, गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब को पहले हम आदि ग्रंथ साहिब के नाम से जानते थे। आदि ग्रंथ साहिब, है ना। आदि ग्रंथ साहिब को ही फिर गुरु ग्रंथ साहिब में बदला जाता है। जो इनके 10वें गुरु होते हैं, अपने से पहले के सारे गुरुओं की शिक्षाओं को आदि ग्रंथ साहिब में मतलब लिखते हैं, जिनको गुरबानी भी उस समय कहा जाता था, और फिर उसी को फिर वो गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में रचते हैं, है ना। तो अंतिम संकलन जो है वो आपके हमारे 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने किया था। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है जी, गुरु गोविंद सिंह जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, 40वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 40वां क्वेश्चन है, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ बाबू? 6वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, या फिर 14वीं शताब्दी में? भाई कितने बच्चे चैट बॉक्स में एक्टिव है? एक बार देख लू जरा, मैं एक बार देख लू कितने बच्चे हमारे जो है वो चैट बॉक्स में एक्टिव है। हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। बताओ फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर होगा बच्चे, फटाफट बताइए। प्रिया राजपूत सी, रौनक ऑप्शन सी, रमेश ऑप्शन बी, मुस्कान, आस्था ऑप्शन सी। ठीक है, प्रिया, चंचल, तानी सिंह। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वीं शताब्दी। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव हुआ था। आप सभी को पता है, वासवन्ना जो थे उन्होंने इसकी नींव डाली थी, है ना, इसकी शुरुआत की थी। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, है ना जी। हरिहर बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास। ठीक है जी, तो ये आपका संगम वंश से थे भाई, है ना। जो हरिहर बुक्का थे, इनका संबंध, हरिहर बुक्का का संबंध कौन से वंश से था? संगम वंश से था। ठीक है जी, संगम वंश। तो विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाला पहला वंश कौन सा हो गया बाबू? संगम वंश। ठीक है, संगम। संगम के बाद आपको पता है पहला वंश संगम था, दूसरा आपका तुलुभ, है ना, तुलुभ। उसके बाद तीसरा आपका तुलुभ, तुलुभ। उसके बाद चौथा आपका आराविदु, आराविदु। ठीक है, तो ये 4 वंश थे, संगम, सुलुभ, तुलुभ, आराविदु, है ना। ये 4 वंशों ने शासन किया था। आगे आ जाओ बच्चे, तुलुभ राजवंश का शासनकाल पूछा है यहाँ पे आपसे, तुलुभ वंश का शासनकाल पूछा है, तो ये दूसरा राजवंश था यहाँ पे शासन करने वाला, है ना। और 1485 से लेके 1505 तक माना जाता है। ठीक है, यह आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, 1485 से लेके 1505 तक। ठीक है, आगे आ जाओ, 43वां क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर है हमारा, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस वंश ने शासन किया था? आराविदु ने, तुलुभ ने, संगम ने। ठीक है, देखो तालीकोटा बता दो भाई फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। तालीकोटा का युद्ध आपको पता है 1565 में हुआ था, 1565। ठीक है, 1565 में राक्षसी तागड़ी, राक्षसी तागड़ी युद्ध के नाम से भी इसको हम जानते हैं,
है ना। और यहां पे राम राय की हार हो जाती है, राम राय, ठीक है जी, राम राय। तो राम राय के मरने के साथ ही क्या होता है बाबू, जो आपका तुलु वंश है ना, जो तुलु वंश है उसका खात्मा हो जाता है ना। और उसके बाद चौथा वंश और आखिरी वंश जो है अराविदु वंश, अराविदु वंश आ जाता है भाई, ठीक है। तो तालिकोटा युद्ध के बाद अराविदु वंश जो है उसका शासन शुरू होता है विजयनगर में, ठीक है। ओके सबको। अगला आ जाओ, हम्पी की खोज किसने की बाबू, हम्पी की खोज किसने की, कॉलिन मैकेंजी ने, है ना, कॉलिन मैकेंजी ने की थी। कब की थी, 1800 में, 1800 ई में कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की थी। हम्पी यानी कि जिसको हम विजयनगर के नाम से जानते हैं, है ना, उसकी खोज की थी, ठीक है। सबको ओके है बाबू, सबको ओके है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई, देखो बहमनी की बात करें तो विजयनगर दक्षिण साउथ में आप जाते हैं। आप अगर मध्यकाल की बात करें, है ना, मध्यकाल में क्या था कि साउथ में एकमात्र जो हिंदू राज्य बचा हुआ था विजयनगर साम्राज्य, कहीं ना, है ना, विजय नगर, विजयनगर एकमात्र साम्राज्य बच गया था। और इसकी इसी का एक तरीके से कह दो दुश्मन साम्राज्य जो था वो बहमनी साम्राज्य था। ये मुस्लिम साम्राज्य जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। दोनों में बहुत कट्टर दुश्मनी थी। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 नहीं 47 में हुई थी, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1347 में, ठीक है। आगे आ जाओ, अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था भाई, अब्दुल रजाक लगभग 15वीं शताब्दी में आया था भारत में, है ना, कालीकट आया था वो, ठीक है जी। तो किस देश से आया था भाई, किस देश से आया था, फारस से आया था, आप सभी को पता होगा फारस से आया था, ठीक है, फारस से आया था ये। अगला आ जाओ, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था, विजयनगर के राजाओं को राय कहा जाता है ना, राय, ठीक है जी। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था, ठीक है। या फिर नरपति भी हो सकता है, दोनों होगा मेरे ख्याल से, ए और बी दोनों होगा इसका, ठीक है। जो हमारा 47 है उसका ये नरपति यानी कि वही जो लोगों का, लोगों के ऊपर शासन करने वाला, और राय दोनों ही कहते थे, ए और बी आप दोनों भी, सी भी लगा सकते हैं, ठीक है जी, सी भी लगा सकते हो इसमें। आगे देखो 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है कि विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता कौन थे, ठीक है। मतलब कि किस देवता को ये उपाधि दी गई थी एक तरीके से कि वो विजयनगर साम्राज्य की रक्षा करते हैं, तो विरूपाक्ष, है ना, विरूपाक्ष जो कि किसके रूप है बाबू, शिव देव के रूप है ना, प्रभु शिव हमारे भोले शंकर के ही रूप है। विष्णु विष्णु कह रहा हूं, विष्णु तो आपके विठल हो जाएंगे, विरूपाक्ष जो है शिव के ही रूप है। तो इनको विजयनगर साम्राज्य का संरक्षक देव माना जाता था। ओके सबको, सबको ओके है। चलो जी आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था, तो विठल मंदिर आपको पता है विष्णु देव का मंदिर है ना, विष्णु देव का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विष्णु देव, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, अमुक्त मल्यद किसने लिखा, अमुक्त मल्यद की रचना किसने किया, वो कृष्ण देव राय ने किया था, ठीक है। कृष्ण देव राय की रचना थी अमुक्त मल्यद, जो कि तेलुगु भाषा में, ठीक है जी, तेलुगु भाषा में लिखा गया था। अमुक्त मल्यद किसके द्वारा, कृष्ण देव राय के द्वारा, ठीक है। ओके सबको। किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा मानवीय डिब्बे को संयुक्त रूप से विजय का भवन कहा, देखो ज्यादातर आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ज्यादातर चीजें आपके एनसीईआरटी से ही होगा, और यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन हमने किया है A to Z, एक आध क्वेश्चन को हटा के ज्यादातर कंटेंट एनसीईआरटी से है इसमें, है ना। तो सभी बच्चों के लिए यूजफुल है ये लाइव सेशन। देखो आगे देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवी डिब्बे को संयुक्त रूप से विजय का भवन कहा था, ठीक है। तो ये डोमिंगो पेस था भाई, डोमिंगो पेस ने बात कही थी। कहां से आया था डोमिंगो पेस, पुर्तगाल से था, पुर्तगाल से था, और इसने इन दोनों को विजय का भवन कहा था, विजय की भवन की संज्ञा दी थी बाबू, ठीक है। अकबरनामा कितने खंडों में था भाई, अकबरनामा की रचना आप सभी को पता है अबुल फजल ने किया था अकबरनामा की रचना। और अकबरनामा जो है वो 3 जिल्दों में था भाई, 3 जिल्दों में था, है ना। पहला और दूसरा जिल्द अकबर का पूरा इतिहास बताता है, और तीसरा जिल्द आपका जो है वो आइन है, आइन, आइन ए अकबरी है, आइन ए अकबरी है, ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है बाबू हमारा।
आगे आ जाओ, जिनसे कामिल किस किस फसल को कहा जाता था? जिनसे कामिल, जिनसे कामिल क्या था बाबू? आपको पता है कि जो मुगल काल में मुगल बादशाह थे उनको टैक्स की जरूरत होती थी, पैसों की जरूरत होती थी। तो टैक्स ज्यादा से ज्यादा मिले उसके लिए वो विशेष किस्म की फसलों को बढ़ावा देते थे, जिसमें आप नकदी फसलें कह सकते हैं ना, जैसे कि गन्ना है ना, गन्ना है आपका, कपास है, ठीक है जी, है ना, गन्ना, कपास, तिलहन दलहन वगैरह जो थी, ये सब नकदी फसलें कहलाती थी। और जिनसे कामिल का बढ़िया एग्जाम्पल गन्ना, कपास है, जो कि नकदी फसलें थी। तो जिनसे कामिल एक तरीके से नकदी फसलों को कहा जाता था, जिससे ज्यादा मुनाफा हो सकता था मुगल राज्य को। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई, क्या कहलाता है ना? महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा जो दस्तकारों की, क्या है क्वेश्चन, एक मिनट मैं समझाता हूँ आप लोगों को, फिर से समझाता हूँ। हाँ, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवा के बदले में दी गई जमीनें, है ना, जो दस्तकार जो मतलब सेवा देते थे, उनको उनकी सेवा के बदले जो उनकी जमीनें मिलती थी, जो वंशानुगत हो गई, मतलब कि वो आगे अपने बेटे को दे सकते थे, है ना, आगे किसी को ट्रांसफर कर सकते थे। तो उसको क्या कहा जाता है? ऐसी जमीनों को जो दस्तकारों को कहीं ना कहीं किसानों से मिलता था, है ना, तो उसको क्या कहा जाता था? तो ऐसी जमीनों को हम मिरास या फिर वतन कहते थे, क्या है ना, मिरास या फिर वतन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी, ए और सी, है ना, मिरास और वतन कहा जाता था। ठीक है जी, ओके सबको, ओके सबको, आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक हमारा ओके है, चल रहा है माइक अभी भी, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो जी, चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आए थे? आलू, टमाटर, तंबाकू, ये सारे ऐसे फसलें थे जो जो यूरोप से आए थे भाई, यूरोप से आए थे। हमारे अकबर भाई साहब को पुर्तगालियों ने, जो हमारा अकबर था ना, अकबर को क्या हुआ, पुर्तगालियों ने चखा दिया तंबाकू, ठीक है, तंबाकू बना के चखा दिया अकबर को, तो अकबर को लत लग गया भाई तंबाकू का। तंबाकू का लत पता है तुम्हें कि छूटता नहीं है जल्दी, है ना, तो अकबर को तंबाकू का लत लग गया था, और फिर जहांगीर ने तंबाकू पे प्रतिबंध भी लगा दिया था। आप सभी को मालूम होना चाहिए बात, है ना। तो ये सारे जो फसल थे ये यूरोप से आए थे बाबू, यूरोप से आए थे, ठीक है, ओके। बादशाह नामा किसने लिखा है बाबू? बादशाह नामा, देखो बादशाह नामा जो है शाहजहां का इतिहास है ना। बादशाह नामा किसका इतिहास है? शाहजहां का, है ना, शाहजहां के बारे में हमें इसमें पता चलता है। तो ये लिखा है अब्दुल हामिद लाहौरी, जो कि अब्दुल फजल का शिष्य था, है ना, किसका शिष्य था? अब्दुल फजल का शिष्य। तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। इसके अलावा हुमायूं नामा, आपको पता होना चाहिए, हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है ना। बाबर नामा, बाबर नामा किसने लिखा है? तो खुद बाबर ने लिखा है, ठीक है, बाबर ने, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो, सही आंसर अब्दुल हामिद लाहौरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे आ जाओ, आलमगीर नामा किसने लिखा है भाई? मतलब आलमगीर नामा किसने लिखवाया है, ये पूछा है। आलमगीर नामा यानी कि आपको पता है आलमगीर औरंगजेब, ठीक है, तो औरंगजेब ने लिखवाया था इसको। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में की गई थी? तुजुक ए बाबरी यानी कि वही बाबरनामा की बात हो रही है, ठीक है, तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा बोल दो, एक ही बात है। तो बाबरनामा को लिखा था बाबर ने तुर्की भाषा में भाई, तुर्की भाषा का इस्तेमाल वगैरह ये करते थे, तुर्की मूल के थे, है ना, बाबर जो था तुर्की मूल का था। तो तुर्की भाषा में ये तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी, ठीक है। अगला आ जाओ, सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुलह कुल, आपको पता है अकबर ने अपने साम्राज्य में शांति की स्थापना करने के लिए, शांति की नींव डालने के लिए कहीं ना कहीं इसकी सुलह कुल की नीति लागू की थी। तो सार्वभौमिक शांति, है ना, सार्वभौमिक शांति की स्थापना करने के लिए सुलह कुल की नीति लाई गई थी। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक शांति, ठीक है। पानी क्या है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? ठीक है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, पहला पानीपत का युद्ध। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था भाई, इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम राजा है, दिल्ली सल्तनत का और लोदी वंश का अंतिम राजा माना जाता है बाबू, ठीक है। दिल्ली वंश, दिल्ली सल्तनत या फिर लोदी वंश का अंतिम राजा था
इसको मार करके, मतलब इसको हरा करके, मार जाहिर सी बात है मार ही दिया हो, तो मार करके, हरा करके, मार करके फिर मुगल वंश की नींव डाला बाबर ने, है ना। तोप लेके आया था, छल्ली छल्ली कर दिया, उड़ा दिया, धुआं धुआं, क्या बोलते हैं, धुआं धुआं कर दिया था, है ना, बाबर ने, ठीक है, तोप से उड़ा दिया था इनकी सेनाओं को, है ना। आगे आओ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? कि जी क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, है ना, जो के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था वहां पे, जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल भी बन गया था? तो ये 1700 लगभग 75-76 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, 1776 वैसे माना जाता है, 1776 में, है ना, ये हुआ था, ठीक है। और बंगाल में आपको पता है 1793 में जो नई राजस्व बंदोबस्त लागू हुई थी, उस समय चार्ल्स कर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो उसी के लगभग आसपास की बात हो रही है। इस चार्ल्स कर्नवालिस आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है, चार्ल्स कर्नवालिस, ठीक है जी, चार्ल्स कर्नवालिस। आगे आ जाओ बच्चे, पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल है, पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल है, पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल है, जमींदारों और रैयतों का अर्जिया, मतलब जमींदार और रैयतों की जो अर्जिया थी उसके बारे में है, कलेक्टरों की रिपोर्ट है, या फिर राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिका, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है जी। तो पांचवी रिपोर्ट, आप अगर पांचवी रिपोर्ट के बारे में आप पढ़े होंगे तो इन सारी चीजों का वर्णन पांचवी रिपोर्ट में किया गया था। पांचवी रिपोर्ट क्यों लिखा गया था बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप पे नजर रखने के लिए पांचवी रिपोर्ट बनाई गई थी, है ना, उसके प्रशासन पे नजर रखने के लिए कहीं ना कहीं पांचवी रिपोर्ट बनाई गई थी। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये हो गया हमारा, चलो उपरोक्त सभी हो गया हमारे इसमें। आनंद मठ, अगला क्वेश्चन क्या है, आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ भाई किसने लिखा है? एक उपन्यास है ना, बंगाली भाषा में लिखा गया उपन्यास है, बंकिम चंद्र जी ने हमारे लिए लिखा है ना, बंकिम चंद्र जी ने लिखा है। और आनंद मठ से आपको पता है वंदे मातरम जो है आनंद मठ से ही लिया गया है ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो कि स्टार्टिंग से इस सेशन में जुड़े हुए हैं भाई, जैसे कि आस्था है, प्रिया है ना, मुस्कान वगैरह अभी आए हैं शायद, चंचल, हाँ चंचल है, रौनक है, ठीक है। तो ये सब स्टार्टिंग से ही सेशन में जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। अच्छा लगा कि इतने लंबे समय तक अभी तक आप जुड़े हुए हैं, लगभग हमने 63 क्वेश्चन कर लिया है ना, लगभग 37 क्वेश्चन और करने हैं, और अभी तक आप लोग इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। बस आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए, इस चैनल पे हम ऐसे ही पेपर वगैरह जो है PYQ जो है उसी को सॉल्व करने के लिए ये चैनल मैंने स्पेशली बनाया है ना। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें करेंगे, बाकी मेन सिलेबस के लिए हमारा मेन चैनल है ही, तो उससे भी आप जुड़े रहें, ठीक है बच्चे। चलिए, सूर्य आस्त कानून किस पर लागू था? आप सभी को पता है सूर्य आस्त विधि या सूर्यास्त कानून एक ऐसा कानून था जो बंगाल में लागू किया गया था, और ये जमींदारों के ऊपर लगाया गया था कि जमींदार अगर सूर्य अस्त होने से पहले, है ना, सूर्य अस्त होने से पहले, निश्चित तिथि को सूर्य अस्त होने से पहले अगर राजस्व की रकम नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये जमींदारों के ऊपर लगती थी भाई, ये जमींदारों के ऊपर लागू की गई थी भाई। जमींदारों को सूर्य अस्त होने से पहले निश्चित तिथि को, जो डेट फिक्स की गई है, उस पर राजस्व देना होता था। और ये कौन से बंदोबस्त के अंतर्गत लागू किया गया था? स्थाई स्थाई बंदोबस्त, या फिर हम जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की गई थी। दामिन इको का सीमांकन कब हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन बच्चे। दामिन इको संथालों की भूमि थी। किसकी भूमि? संथालों की, ठीक है, संथालों की भूमि थी बच्चे, है ना। और ये दामिन इको का गठन कब हुआ था? 1832 में हुआ। 1832 ये दामिन इको का आपका एग्जाम एकदम सही समय हो गया, टाइम पीरियड, ठीक है। आगे आ जाओ। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था 1861 में, है ना। 1861 से लेके 1865 तक गृह युद्ध चला था, ठीक है। 1861 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आगे आ जाओ, 67 क्वेश्चन नंबर हमारा है 67, है ना। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? दक्कन दंगा आयोग, जो दक्कन में जो दंगा हुआ था उसको लेकर उसके छानबीन के लिए एक आयोग बैठाया गया था, जिसको हम दक्कन दंगा आयोग बोलते हैं। इसने
एक रिपोर्ट तैयार किया था, ठीक है। और उस रिपोर्ट को 1878 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, कब, 1878 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पेश किया गया था, ठीक है। सारी बात समझ में सबको, आगे आ जाओ। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जब 10 मई 1857 को जब विद्रोह शुरू हुआ था, तो अगले ही दिन 11 मई को सारे विद्रोही कहां पहुंच गए थे भाई? सारे पहुंच गए थे, नई दिल्ली पहुंच गए थे, लाल किला पहुंच गए थे, और बहादुर शाह जफर से हाँ, हेलो 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 चेक माइक चेक, हेलो चेक माइक चेक। आ रही आवाज? माइक बंद हो गया था मेरे हिसाब से भाई, तुम लोगों ने बताया नहीं किसी ने। हेलो 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 हेलो, आ रही आवाज? हेलो। सर सारे सवाल के जवाब मत दो, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, मतलब पहले आप बताओ फिर मैं बता दूंगा, है ना। थोड़ा सा टाइम लेके बोलो ना। आप ये कहना चाहते हो ना कि भैया थोड़ा टाइम लो आप, ताकि हम लोग चैट बॉक्स में बता सके, ये कहना चाहते हो ना आप लोग भाई? चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 मई 1857, है ना। आगे आ जाओ। 69 क्वेश्चन नंबर, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया था? ठीक है। अवध का अधिग्रहण, कुशासन, कुशासन किसके ऊपर लगाया गया था? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया था। तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर किस आ, आ, अवध का अधिग्रहण कब किया गया था? 1801 में, 1805 में, 1851 में, या फिर 1856 में? चलो बताओ भाई, अब बताओ चैट बॉक्स में फटाफट बताओ। देख रहा हूं मैं सबका चैट बॉक्स, एक बार देख लू। बच्चे बोलेंगे कि भैया आए हैं और बस अपना आंसर बताते जा रहे हैं, हमारी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। बताओ। आस्था 1856, रौनक, आस्था सही है। सैनी सिंह 9th 69 का सी। जतिन कुमार डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1856, है ना। अवध के बारे में कुछ डेट जो मैं हमेशा बताता रहता हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अवध पर सहायक संधि जो थोपा गया था, सहायक संधि 1801 में, 1801 में सहायक संधि थोपा गया था। लॉर्ड डलहौजी ने एक बयान दिया था, एक बात कही थी कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा। ये कब कहा था? 1855 में। और फिर 56 में, 1855 में नहीं कहा था, 1851 में कहा था, है ना। 1851 में ये बात कही थी, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा, ठीक है। और फिर 1856 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, 1857, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के समय? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, वेस्लेजी, है ना, वेस्लेज, वेस्लेजी, कैनिंग, या फिर कर्जन, कर्जन, ठीक है। इनमें से कौन था भाई? बताओ फटाफट, फटाफट बताइए, कौन था भारत का गवर्नर जनरल? कौन था 1857 के विद्रोह के समय? नाम बता दू, क्वेश्चन नंबर के साथ बताओ। सनी सिंह है 70 का ए, चंचल 70 का ए, प्रिया राजपूत,
प्रिया राजपूत, कैनिंग, आस्था का ऑप्शन ए, जतिन का ऑप्शन ए। बच्चे भाई गलत बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? ठीक है जी, किस अधिनियम, कौन सा अधिनियम लाया गया था जिसके द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? पहले क्या था कि हमारे जो सैनिक थे ना, वो समुद्र पार नहीं जाते थे भाई। समुद्र पार जाना अपशगुन माना जाता था सैनिकों के लिए, लेकिन एक अधिनियम लाया गया था जो था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। इसके तहत भारतीय ये सैनिकों को भारत के बाहर समुद्र पार भी उनको काम के लिए लेके जाया जा रहा था। ठीक है जी, आगे आ जाओ। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात था? डंका शाह मतलब कि ये एक व्यक्ति थे जिनके पीछे और आगे डंका बजता हुआ चलता था, है ना, और बहुत सारे लोग इनके साथ आते थे, और ये 1857 के विद्रोह में खुलेआम अंग्रेजों से कहीं ना कहीं पंगा ले लेते थे, उनके नाक में दम कर रखा था। ठीक है, तो डंका शाह के नाम से किसको जाना जाता है? शाहमल को जाना जाता है, मौलवी अहमदुल्लाह को जाना जाता है, वाजिद अली शाह को जाना जाता है, फिर या फिर हजरत महल को जाना जाता है? बताओ भाई, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 72। प्रिया राजपूत ऑप्शन बी बताया है, मौलवी अब्दुल्ला शाह। ठीक है, आस्था ऑप्शन सी, 72 का ऑप्शन सी। रौनक ऑप्शन सी, नेहा। सर जी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कब ला रहे हो? जी अभी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, बाकी आप लोगों की डिमांड होगी तो बहुत ही जल्दी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा मैं। 72 का सी आस्था ने बता दिया। ठीक है ठीक है, देखो इसका सही आंसर होगा मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह, है ना, ये एक मौलवी थे, और ये मतलब पालकी में बैठ जाते थे, और उसके बाद आगे इनके साथ नगाड़े वगैरह ढोल वगैरह बजता रहता था, और फिर घूम घूम के विद्रोह का प्रचार प्रसार कर रहे थे कहीं ना कहीं, है ना, अंग्रेजों से पंगा ले रहे थे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, ओके है सबको? चलो जी आगे बढ़ जाए। 73वां देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? इसमें से किसको अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था बच्चे, बताइए? नाना साहब को, तात्या टोपे को, कुंवर सिंह को, या फिर लक्ष्मीबाई को? किसको लटका दिया था फांसी पे अंग्रेजों ने? कोई नहीं, गलत हो गया, कोई नहीं, सही पता तो चल गया ना, सही आंसर पता तो चल गया ना। अब एग्जाम में गलत होने से अच्छा है कि अगर अभी गलती हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना। एग्जाम में गलती होने से अच्छा है कि यहाँ पे गलती हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा तात्या टोपे, है ना। तात्या टोपे को कहा जाता है कि अगर ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे होते ना, बहुत ज्यादा मतलब योग्य व्यक्ति थे, और अगर ये नेतृत्व करते, इनकी बातों को अगर राजा लोग मान लेते ना, तो वास्तव में इनके पास इतने अच्छे प्लान थे कि ये आजाद हो सकता था हमारा भारत उसी समय में, लेकिन इनकी बात को माना नहीं गया था, अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी थी। ठीक है जी, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम, षड्यंत्र बोल दो, है ना, उसका नाम दिया था? ठीक है जी, तो ये है आपका जेम्स आउटरम, आउटरम, है ना, जेम्स आउटरम। इसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम दिया था इसको, मतलब ये कह सकते हो कि ये विद्रोह जो था वो कहीं ना कहीं जो हिंदू और मुसलमानों के ऊपर जो इतने सारे षड्यंत्र हुए थे उसके खिलाफ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण मतलब कि सबसे मेन कारण कह सकते हो जिसके वजह से ये विद्रोह हुआ था, एकदम से ऐसा एक कारण जिससे कि इस विद्रोह को मतलब उकसा दिया, इस विद्रोह में सबसे ज्यादा योगदान दिया,
तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, बताओ भाई, एक बार चैट बॉक्स में बता दो आप लोग फटाफट, हमारा क्वेश्चन नंबर 75 का, क्वेश्चन नंबर 75 का बता दो फटाफट। जी हाँ निशा, सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, सभी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 75 का क्या आंसर होगा हमारा? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? व्यापक का सिद्धांत, सती प्रथा का उन्मूलन, ईसाई धर्म का प्रचार, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। रौनक, प्रिया राजपूत, आस्था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, चर्बी वाले कारतूस। आपको पता है कि जो एनफील्ड राइफल मंगाया गया था, तो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का इस्तेमाल होता था, कारतूस, उस कारतूस के ऊपर ये अफवाह फैलाई गई थी कि कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया है ना, और सबसे मेन रीजन यही माना जाता है इसका, ठीक है जी, विद्रोह की शुरुआत होने का। ठीक है, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका बम्बई में स्थित है, ठीक है जी। लगभग 1911 के आसपास बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो जॉर्ज पंचम जो जब इंडिया आए थे, तो उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था बॉम्बे में, ठीक है। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था? संपूर्ण भारत, 77वां क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का प्रयास कब किया गया था भाई? तो ये हुआ था आपका 1872 में, है ना, 1872 में कोशिश किया गया था, लेकिन ये फेल हो गया था भाई, ठीक है, ये फेल हो गया था, ठीक है। और जो सक्सेसफुल हुआ था, और 1881 में हुआ था, है ना, 1881 वाला क्या रहा? सक्सेसफुल रहा, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आगे देखते हैं 28। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी? 1878 में जो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, देखो ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है भाई, ये चैप्टर नंबर जो पुराने समय में 12वां चैप्टर हुआ करता था, है ना, अपने बेसिक शहर वाला, उसमें से कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन ये आपके सिलेबस में, कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। इस जो सीबीएसई वाले हैं, बिहार बोर्ड के छोड़ के बाकी दूसरे जो बच्चे हैं, इसको अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बिहार बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसकी जो स्थापना है, उसका, उसके पीछे का मेन रीजन ये था कि नक्शे तैयार करवाने के लिए, है ना। जो नक्शे तैयार होंगे, तो नक्शा तैयार होगा तो पता चलेगा ना कि किस क्षेत्र में पहाड़ है, किस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि है, तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा उन्होंने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 79 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गुरु कौन थे भाई महात्मा गांधी के? फटाफट बता दो, चैट बॉक्स में बताओ भाई फटाफट सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 79 का बताओ। लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद, हाँ जी, कौन थे? महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम बताइए फटाफट भाई, बताओ 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 दोनों। क्वेश्चन नंबर के साथ प्रिया राजपूत का किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। आसान क्वेश्चन था बहुत भाई, ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। चलो भाई 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो अहमदाबाद में की थी भाई, ठीक है। जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में, उसी समय इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जिसको हम इस समय गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं बाबू, गांधी आश्रम भी बोलते हैं इसको हम, है ना। और इसके अलावा अब साबरमती में, फिर बाद में 17 में ये शिफ्ट कर देते हैं साबरमती, ठीक है, समुद्र किनारे साबरमती में इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट कब किया गया था भाई? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट जो था 1916 में हुआ, ठीक है, 1916 में। आगे आ जाओ, अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? जो कपड़ा मिल में काम करने वाले जो अहमदाबाद के मजदूर थे, उनके लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कब चलाया था भाई? मिल में मतलब फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो हमारे भाईजन
जो थे, मजदूर थे, उनके लिए बेहतर स्थिति की डिमांड की थी महात्मा गांधी ने इसके माध्यम से। ठीक है, तो बताओ भाई कब किया था? 16 में, 1916, 17 में, मतलब 1916 में, 1917 में, 1918 में, या फिर 1919 में? कब किया था भाई? फटाफट बताओ। सर ब्लर है, कुछ दिक्कत आ गई है क्या? शायद हो सकता है नेट स्पीड तो जो है वो थोड़ा स्लो हो गया होगा, इसलिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा सीन। भाई वैसे तो एचडी क्वालिटी में चल रही है वीडियो, तो वीडियो वैसे एचडी क्वालिटी में चल रही है, पर दिक्कत क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, नेट की वजह से हो रहा है, नेट की स्पीड जो है वो स्लो हो गई है बाबू। ये नेट की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, इसके वजह से क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई होगी। अपने आप ठीक हो जाएगी वो, टेंशन ना लो, ठीक हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये आप इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा होगा 1918 में। ठीक है, 1918 में हमारा जो अहमदाबाद सत्याग्रह है 18 में, खेड़ा सत्याग्रह वो भी 18 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, है ना, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है जी, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा हूँ, 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जो खिलाफत सम्मेलन हुआ था, खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किससे चुना गया था? ठीक है, दिल्ली में जो खिलाफत सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी जी को चुना गया था बच्चे। ठीक है, महात्मा गांधी जी को चुना गया था खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? अगस्त 1920 में, जून 1920 में, सितंबर 1920 में, फरवरी 1920 में, अब 1922, फरवरी 1922 में। ठीक है, तो तीन जगह 1920, 1920 सबको पता होगा, लेकिन महीना बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। किस महीने में शुरू किया था ये महीना बच्चों को नहीं मालूम होगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा बच्चे अगस्त 1920 में। ठीक है, अगस्त 1920 में शुरू किया था असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया ये पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने आम लोगों से अपील की थी कि भाई हमें अंग्रेजों के किसी भी काम में सहयोग नहीं करना, क्योंकि भारत में ब्रिटिश राज तभी तक कायम रहेगा जब तक कि हम उनके काम में सहयोग कर रहे हैं, सहयोग नहीं करेंगे, खत्म, कहानी खत्म। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? इनमें से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे बाबू? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। देखो, जो साइमन कमीशन आया था 1928 में भारत आया था भाई, साइमन कमीशन। इसके 7 सदस्य थे, सातों अंग्रेज थे, गोरे थे, और यहाँ पे 3 तो नाम हमारे भारतीयों का ही दे दिया है ना, तो तीनों में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है जी, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे सदस्य ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 86, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? है ना, सबसे पहले स्वराज की जो घोषणा है, उद्घोषणा है, उसको प्रस्ताव को पास किया गया था, हमारे जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस पार्टी का। तो ये आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, है ना, 1929 में कहाँ का अधिवेशन अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था बाबू। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखो 12 मार्च, 12, फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, जब तक मैं समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को तब तक आप सभी चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने जो है वो आपका शुरू किया था नमक सत्याग्रह, है ना। नमक सत्याग्रह के बाद, जब नमक सत्याग्रह हो गया था, उसके बाद जो लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन या उस समय के हमारे वायसराय थे, गवर्नर जनरल कह सकते हैं, वो थे, और महात्मा गांधी के बीच में समझौता होता है जिसको हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये कब हुआ था, इसका आपको डेट बताना है। ठीक है जी, बताओ भाई चैट बॉक्स में बताओ क्या बता रहे हो आप सभी। 87 का सी, प्रिया ने सी बताया है, रौनक ने
रौनक ने भी सी बताया है। जतिन कुमार ऑप्शन डी बताया है। चंचल ऑप्शन सी बताया है। ठीक है। ऋतिक सिंह, सर कैन आई आस्क यू, भाई क्या पूछना है बताओ। सनी ऑप्शन ए। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1931। ठीक है, मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडिनी गैडिन ल्यू गैडिन ल्यू कहाँ की थी। अब देखो भाई नाम देख के क्या समझ में आता है कि ये उत्तर भारत की तो नहीं है ना, थोड़ा खतरनाक नाम है। और यहाँ पे देखो जो 7 बहनें हैं उनका नाम ही ऑप्शन में दे रखा है ना। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। आई थिंक ये जो है मिजोरम से थी। ठीक है, मिजोरम एक बार, लेकिन फिर भी आप लोग गूगल कर लेना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, एक बार इसका आप मिला लेना आंसर, है ना। गूगल कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से मिजोरम होगा। ठीक है, एक बार गूगल करके आप चेक कर लेना, इसको मिला लेना। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई थी। ये पृथक निर्वाचिका से रिलेटेड है भाई। सांप्रदायिक पंचांग जो था वो पृथक निर्वाचिका से ही रिलेटेड था। पृथक निर्वाचिका में आपको पता है कि अलग अलग समुदाय के लोग जो है अपने अलग अलग लीडर्स को चुन सकते हैं, है ना, तो उससे संबंधित था। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1932। ठीक है, 10 क्वेश्चन और रह गए बच्चे, 10 क्वेश्चन और रह गए, थोड़ा तेजी में करवाऊंगा। जिम जाने का टाइम हो गया है, जिम जाना है मुझे और एक्सरसाइज वगैरह करने का टाइम हो गया बाबू, तो थोड़ा तेजी में खींच देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा तेजी में खींच देता हूँ। देखो 7 अगस्त 1942 को बंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो आंदोलन पेश किया था। प्रस्ताव पेश किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किसने पेश किया था भाई। जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी। ठीक है जी, गांधी जी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जो है ना, वो सिंगापुर में इन्होंने स्थापित की थी, सिंगापुर में। ठीक है जी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित की गई थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, इसका सही आंसर हो जाएगा वेविल। ठीक है, वेविल जो है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बाकी ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला क्या है, क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1947 के आसपास। ठीक है, उसके बाद 94 क्वेश्चन आ चुका है। 94 क्वेश्चन, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासनकाल की किस योजना के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो देखो भारत का जो विभाजन है वो ब्रिटिश सरकार की जो उस समय के गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन योजना के अनुसार हुई थी। लेकिन यहाँ पे माउंट बेटन योजना नहीं दे रखा है, तो आप कैबिनेट मिशन लगा सकते हो, है ना। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, तो इसका आप लगा सकते हो, लेकिन माउंट बेटन योजना यहाँ पे होना चाहिए था। जो सही आंसर होता आपका माउंट बेटन योजना होता, पर यहाँ पे ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, है ना। तो माउंट बेटन योजना आपका सही आंसर होना था, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आप कैबिनेट मिशन लगा सकते हो। ठीक है, देखो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी आपको पता है 9 दिसंबर हुई थी, है ना। तो उस समय तक जो अध्यक्ष है उसका सही से चुनाव हुआ नहीं था, तो हमारे अस्थायी सदस्य का चुनाव कर लिया गया था, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संविधान का निर्माण कब हुआ भाई। संविधान का निर्माण हो गया था 1949 में, है ना, 26 नवंबर 1949 में, और लागू हो गया 50 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान में किसने की थी। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी आरबी धुलेकर ने। ठीक है जी, सबसे प्रबल सपोर्टर थे हिंदी भाषा की आरबी धुलेकर हमारे संविधान सभा में। ठीक है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है,
लास्ट 2 क्वेश्चन बाबू, 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो ये एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष है ना, थे। एनी बेसेंट यही बोल रहा हूँ, थी, ठीक है। तो ये आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे आ जाते हैं। सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के रूप में किसको जाना जाता है बाबू? सीमांत गांधी के रूप में हम जानते हैं अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान, है ना, उनको सीमांत गांधी के नाम से हम सभी जानते हैं। तो ये 100 आपके बिहार बोर्ड का जो आपका पेपर था, है ना, उसका एमसीक्यू था भाई, जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आज आपको सॉल्व करवाए हैं। हाँ, अगर बिहार बोर्ड का कोई बच्चा देख रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं भैया सब्जेक्टिव भी जल्दी से जल्दी करवाए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं जल्दी से सॉल्व करवा दूंगा इसका, है ना, वो भी लाइव सेशन में ही करवा दूंगा। तो आप लोग फटाफट एक बार बता सकते हैं मेरे को। ज्यादा ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, आसानी से लिख लिख के मैं बोर्ड पे लिख लिख के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड का कोई बच्चा है यहाँ पे तो मेरे को बोल सकता है, ठीक है। बाकी ये 100 एमसीक्यू जो थे वो सभी बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट थे, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। बिहार के सारे ठंडी में सो रहे हैं, सही है। बिहार वाले वैसे है नहीं अभी यहाँ पे, यूपी वाले है, यूपी बोर्ड के बच्चे है। सर इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देना, ठीक है, टेलीग्राम पे डाल देंगे इसकी पीडीएफ, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, फिर आज के इस लाइव सेशन को हम सभी यहीं पे समाप्त करते हैं। मेन चैनल पे भाई महा मैराथन की सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए आप सभी तैयार रहे, है ना। मेरे को भी तैयारी करनी है, 5-5 घंटे की क्लास होगी वो, तो थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए एक्सरसाइज कर लेता हूँ ना, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके डाइट वाइट लेके थोड़ा अपने आप को मजबूत बना लूँ, जब भी तो इतने घंटे तक खड़ा रहूंगा, पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना। जा रहा हूँ भाई जिम, मसल बना लूँ पहले, फिर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।